नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। जैसा कि आधी आबादी की बात की जाती है, कई आप लोग देखते भी होंगे कि अंतरिक्ष में भी बेटियों ने परचम लहराया है। अगर हम कहें कि जल थल नभ तीनों जगह अगर बेटियों का परचम है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसी कड़ी में एक होनहार प्रतिभावान बेटी हमारे साथ मौजूद है, जिसको ना कि पूरे भारत को बल्कि खास करके हमारे इस उत्तर प्रदेश को ज़रूर गर्व है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे साथ मौजूद है। और आज जो मेरा जो मेन विषय है वो ये रहेगा कि आखिर में जो आप लोग घर बैठे हैं, खास करके लॉकडाउन के पीरियड में, ऐसे में आप लोग तैयारी कैसे करें, आप ही लोग की आज यहाँ पे बात की जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद ये विशेष के लिए आपकी। शुरू करते हैं बेटियों से ही, क्योंकि खास करके बेटियों को ये भी कहा जाता है कि गर्भ से लेकर धरती तक आने तक उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी हमारे इस परिवेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक बोझ मानते हैं, बेटियों को पराया धन मानते हैं। पहली टिप्पणी मैं आपकी चाहूँगा इसी पे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत सालों से माना जाता रहा है कि बेटियां बोझ होती हैं परिवार पे। पराया धन का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में चलता है और ये मानते हैं कि बेटियों की शादी करके उनका बोझ हमारे कंधे से उतर जाएगा। ये विचारधारा आज के समय में तो बहुत ही गलत है। जब हमारी बेटियां, हमारे परिवार की लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, सिविल सर्विसेज हो, साइंस में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो रही है, तो ऐसे में कंधे पर बोझ मानना ये एक पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है जो आज भी लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका अब कोई स्थान नहीं है हमारी समाज में। बिल्कुल। एक आज आप हमारे सामने बैठी हुई हैं, कल को आप एक कलेक्टर की कुर्सी बैठेंगी, निस्संदेह आप यूपी में काम करेंगी, यूपी कैडर से हैं, आगे चल के आप भारत सरकार में भी जा सकती हैं। एक बतौर जिला अधिकारी के रूप में महिलाओं के लिए आपका काम कैसा रहेगा, किस तरह से आप उनको एक जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो अपने यहाँ निर्वाचन प्रणाली है, खास करके जो ग्रामीण स्तर पर अगर देखा जाए, निकाय चुनाव है, तो उसमें होता क्या है कि महिला प्रधान है लेकिन काम कर रहा है पति या कोई और, प्रतिनिधि का जो एक बीच में बात आती है, उसको आप कैसे दूर करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे समाज में ये सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है कि महिला को खड़ा कर दिया पर काम सारा, मीटिंग सारी उनके पतिदेव कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इलेक्शन एक महिला ने जीता है, प्रतिनिधि वो हैं, उनको वो सारे काम करने चाहिए। और दूसरा ये इसलिए भी गलत है क्योंकि हमारे समाज में जो पेट्रियार्की हमेशा से चलती आई है कि ऐसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम पुरुष ही संभाल सकते हैं और उनको महिला में भरोसा ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं, इस हिसाब से गलत है। तो ऐसी चीज़ों को धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। समाज में इतने बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, तो उस बदलाव के लिए सबसे पहले उन महिलाओं को ही एम्पावर करना पड़ेगा। अभी हमारी सरकार भी एक प्रोग्राम लेकर आई है जिसमें महिला सरपंच की ट्रेनिंग कराते हैं, उनको सिखाते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे अपनी ड्यूटीज़ को निभाना है। और मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल देना चाहूँगी। वहाँ पे महिला सरपंच, जब महिला सरपंच आती हैं तो उनका सबसे पहला इशू होता है हेल्थ, एजुकेशन, और ये सब हमारे समाज में कितनी ज़रूरत है। हमारे खुद के प्रदेश में इन सब चीज़ों पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन महिलाओं को जो सरपंच की तरह इलेक्ट हुई हैं, इनको एम्पावर करना, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये मेरी भी ड्यूटी होगी इंश्योर करना कि इस तरीके की गलत जो प्रणाली चलती आई है इसको ख़त्म किया जाए। तो मैं जहाँ तक भी संभव हो सकेगा इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दूँगी। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है और कहीं ना कहीं शहरों का विकास हेलीकॉप्टर की तरह हुआ है, गांव का विकास बैलगाड़ी की तरह हुआ है। उसके लिए आप कैसे काम करेंगे? कहीं ना कहीं आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखती हैं, गांव के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा विकास को लेकर खास करके? जी, बिल्कुल सही कहा। गांधी जी ने स्वयं कहा था भारत तो गांव में बसता है, और अभी भी हमारी 70% पॉपुलेशन जो है गांव में ही बसती है। तो इनके विकास के लिए काम करना तो प्रायोरिटी ऑलरेडी हमारे सरकार की भी है, और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मेरी भी यही प्रायोरिटी रहेगी। तो गांव में बहुत बेसिक इश्यूज़ हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना है ताकि गांव के लोग शहरों तक आ सकें, अपना काम निभा सकें। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। प्राइमरी हेल्थ जो एक कॉन्सेप्ट है, अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी आया है कि और ज़्यादा सेंटर्स बनाने ताकि वहाँ तक पहुँच सके। गाँव में एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे सिंचाई की प्रॉब्लम हो, चाहे उनका अपना प्रोडक्ट बेचने की प्रॉब्लम हो, ग्रेन्स बेचने की, इन सब पे भी काम हो रहा है बहुत तेज़ी से। बस इन्हीं सब कामों को आगे लेके जाना है। और तीसरा ये है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी गांव तक लानी पड़ेगी। अभी सब शहरों में सीमित है, तो सारे गांववासी वहीं जाते हैं और फिर वहाँ पे
जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, जैसे कोरोना की प्रॉब्लम देखिए कितने लोगों को वापस आना पड़ा, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी गांव तक लेकर आनी है। उसके लिए भी हमारी सरकार बहुत स्कीम्स लेकर आई है, बहुत काम कर रही है। बस मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि इन सब स्कीम्स में जनता के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ। एक बात आती है संवाद की, जैसे कि कलेक्टर साहब से मिलना कभी कभी मुश्किल भी होता है, खास करके जो गांव के लोग हैं और भी लोग हैं। संवाद जो कि संवाद एक पक्ष एक ही तरफ से होता है, कभी कभी बहुत ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो ज़रूर वो संवाद रखते हैं, चौपाल लगाते हैं। खास संवाद कैसे आप कायम करेंगी एक गाँव की जो प्रतिभा वर्मा है उससे और एक कलेक्टर प्रतिभा वर्मा के बीच में कैसे संवाद होगा? देखिए, संवाद के लिए ये तो बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी खुद की काम का कि हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें। तो इसके लिए एक तरीका ये भी है कि मैं हफ्ते का एक दिन बस संवाद के लिए रखूं, या फिर हर दिन एक टाइम फिक्स करके कि जिसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो आके पूरे खुले तरीके से बातें कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि मुझे खुद गांव में जाना पड़ेगा, खुद पंचायत की मीटिंग्स में कभी कभी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, खुद स्कूलों में जा के देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है, और वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करना, ये सब चीज़ें तो जॉब का, इस काम का बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, और वो सब मैं पूरे दिल से करूँगी। कुछ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके क्वेश्चन आए, उसका भी 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आया कि सामान्य अध्ययन की तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए, शुरुआत में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? आप ज़रूर पुस्तकों का भी नाम बताएं। जी, सामान्य अध्ययन तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का। प्रीलिम्स में भी सामान्य अध्ययन पूछते हैं और मेंस में 4 क्वेश्चन पेपर सामान्य अध्ययन पर ही होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यही पढ़ना शुरू करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब भी आप तैयारी शुरू करें। और दूसरा, किताबों का जहाँ तक मामला है तो उसके लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब है, उसको पढ़ना है। जियोग्राफी के लिए NCERT की किताबें हैं 11th-12th की, वो पढ़नी है। और उसके अलावा इकोनॉमी के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं, वो देख सकते हैं, या फिर आप इकोनॉमी की बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी एक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए एक शंकर की किताब आती है, उसको पढ़ सकते हैं। फिर आपको ज़्यादातर फोकस करंट अफेयर्स पर देना पड़ेगा सामान्य अध्ययन के लिए। उसके लिए आप एक अच्छा न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ें। मैंने हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सोर्स था। आप लोग अपने अपने लैंग्वेज मीडियम का जो बेस्ट न्यूज़पेपर हो वो पढ़ सकते हैं। एक सामान्य सा भय बना रहता है कि अगर मान लो इस परीक्षा में हम सफल नहीं हुए फिर क्या होगा? ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारण बस उनका चयन नहीं हो पाता, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, ये परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है चीज़ों की, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है, और उसका जो ज्ञान जितना बढ़ता है उस ज्ञान का उपयोग बस इस एग्ज़ाम तक ख़त्म नहीं होता, वो और भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे यूज़ होता है, और एग्ज़ाम्स में नहीं तो और बहुत सारी जॉब्स हैं उनमें यूज़ होता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर इस परीक्षा में नहीं हुआ तो आपका जीवन ख़त्म हो गया या फिर आपको कहीं और कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पे हर कोई अपना स्थान बना लेता है, बस आपको मेहनत करनी है और अपना फोकस, मोटिवेशन क्लियर करना है कि आपको IAS क्यों बनना है, फिर मेहनत करें। और वहाँ नहीं होता तो इसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया में, आप इस ज्ञान का, इस एक्सपीरियंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिभा वर्मा और IAS प्रतिभा वर्मा का वो कौन सी हॉबी है जो कि IAS बनने के बाद भी आप चाहेंगे कि हमारी हॉबी बनी रहे? ज़रूर बताएं आप। मुझे एक पेंटिंग और स्केचिंग का बहुत शौक़ है बचपन से ही, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी बस थोड़ा एग्ज़ाम के पीरियड में मेरा टच छूट गया था, मैं आगे भी वो करना चाहूँगी। उसके अलावा अभी कुछ टाइम से मैंने योगा करना शुरू किया है, जो जिससे मुझे काफ़ी पीसफुल लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना स्ट्रेसफुल है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आपको शांति दे। तो फिर ये योगा और पेंटिंग की चीज़ें हैं जो मैं आगे भी करना चाहूँगी। एक आखिरी हमारा जो सवाल आपसे है कि साक्षात्कार जो इंटरव्यू होते हैं उसमें ड्रेस कोड का बहुत महत्व होता है, उसके लिए आप क्या बताएंगी जो हमारे दर्शक हैं उनको और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं? जी, इस परीक्षा का साक्षात्कार, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, और आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यही है कि वो एक अच्छा सूट, ब्लैक या ब्लू कलर का या ग्रे कलर का, जो भी एक अच्छा प्लेन सूट पहने और प्लेन कलर की टाई पहने, उससे काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी का इम्प्रेशन पड़ता है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए मैं ये कहूँगी कि एक सोबर कलर की साड़ी, ज़्यादा चमकदार ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सामान्य सी साड़ी होनी चाहिए, कॉटन की या सिल्क की, और अपने बालों को अच्छे से मेंटेन करें और एकदम
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक स्माइल लेकर जाएं, जो कि आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज़्यादा निखारती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात लास्ट में आपने बोली, स्माइल की बात की गई है। तो किसी ने अच्छा लिखा है कि मनुष्य जिस तरह का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस तरह बैठने से इनकार करती है। तो आप लोग हंसते रहें, हंसना आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। लॉकडाउन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ऐसे में अगर आप हंसते रहेंगे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा जो अभी प्रतिभा वर्मा जी ने जो आपको बातें बताई हैं, खासकर तैयारी को लेकर, उसको भी आप ध्यान देंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो कि जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल ऑनलाइन का समय चल रहा है, डिजिटल इंडिया का समय चल रहा है, डिजिटल मीडिया का समय चल रहा है। तो आप लोग इस पर फोकस करें, ज़रूर सफल होंगे। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।